Okay, now see, today we are going to discuss here the anatomy of the ulnar nerve and the injuries which in fact are inflicted and they affect the ulnar nerve and what will be the signs and symptoms and how the patient will present. उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी एनाटॉमी पहले आनी चाहिए. अब बताया था मैंने आपको, कोई भी नर्व अपर लिम्ब में स्टार्ट होगी तो वो स्टार्ट होगी ब्रेकियल प्लेक्सस से. स्टार्ट ही आपको ब्रेकियल प्लेक्सस से. 2 मिनट के लिए आप ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत ही ईजिली आप बना जाएं. मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्रेकियल प्लेक्सस को आप बना सकते हैं लाइक दिस. जैसे स्टार्ट किया आपने स्पाइनल नर्व से, और ब्रेकियल प्लेक्सस स्टार्ट होता है स्पाइनल नर्व C5, C6, C7, C8 एंड T1. वो नर्व तो लेके आएंगे आप. नर्व जैसे बाहर आती है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से, एकदम से एक छोटा सा रेमस पीछे छोड़ देती है, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर रेमस. उसके बाद होता है एक बहुत लंबा एंटीरियर रेमस जो लेटरल साइड से आते हुए फ्रंट तक पहुंच जाता है. ये एंटीरियर रेमस होता है. और एंटीरियर रेमस, कोई भी एंटीरियर रेमस उसके रेंज में कभी भी लिम्ब आ गई अगर, तो क्योंकि लिम्ब हर जगह तो नहीं ना होती, कहीं भी लिम्ब आ गई तो वो एंटीरियर रेमस जो है वो लिम्ब में चला जाएगा. कितने एंटीरियर रेमस जाएंगे डिपेंड करता है कि किसी लिम्ब की रूट कितनी वाइड है. अब इसकी रूट वाइड है इतनी, तो 5 एंटीरियर रेमा इसमें चले जाते हैं. कौन से वाले? ऊपर के 4 सर्वाइकल छोड़ के, नीचे के 4 सर्वाइकल और उसको लेके एक थोरेसिक भी. इसके एंटीरियर रेमाए लिम्ब के अंदर चले जाते हैं. और ऐसा ही जब हम नीचे जाएंगे ना, तो आपको जब लोअर लिम्ब मिलेगी, इसका बेस और ज़्यादा बड़ा होगा, तो वहाँ पर एंटीरियर रेमाए जाएंगे. किसके? वहाँ एंटीरियर रेमाए जाएंगे आपके लंबर नर्व्स के भी और सेक्रल के भी. लंबर तकरीबन 4 और सेक्रल भी 3, तो वहाँ 7 एंटीरियर रेमाए चले जाते हैं. वजह यह है कि लोअर लिम्ब का बेस बहुत बड़ा है, उसका रूट काफ़ी वाइड है. तो ये एंटीरियर रेमाए हमेशा चली जाती हैं लिम्ब्स के अंदर, क्योंकि लिम्ब लेटरल साइड से निकलता है. और एंटीरियर रेमाए जब भी लिम्ब में अंदर जाते हैं, जब भी लिम्ब में, वो अकेले अकेले नहीं जाते, वो हमेशा रीअरेंज होके एक प्लेक्सस बनाते हैं जिसको हम प्लेक्सस कहते हैं. ऐसा प्लेक्सस तुम यहाँ भी देखोगे जिसका नाम ब्रेकियल प्लेक्सस है, और ऐसा आगे चल के भी देखेंगे लोअर लिम्ब में जिसका नाम लंबर प्लेक्सस और फिर सेक्रल प्लेक्सस. ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, तो उनको मिला के हम लंबो सेक्रल प्लेक्सस भी कह सकते हैं. तो वहाँ पर भी है. यहाँ हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा जो खेल शुरू होता है वो एंटीरियर रेमाए से होता है. नर्व को छोड़ दें, वो निकल के आ गई. पोस्टीरियर रेमस छोड़ के उन्होंने क्या दिया? एंटीरियर रेमस. 5 का, 6 का, 7, 8 और T1, ये एंटीरियर रेमाए है. यहीं से शुरू हो गया आपका ब्रेकियल प्लेक्सस. तो इनको बोलेंगे हम रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट्स हैं ये. 2 ऊपर की एंटीरियर रेमाए आपस में जुड़ेंगी, नीचे की 2 एंटीरियर रेमाए आपस में जुड़ेंगी. बीच वाली क्योंकि अकेली रह गई तो वो सिंगल रहेगी, तो ये बन गई 3. ये जो 3 बन गए, अब इनका नाम पड़ गया ट्रंक्स. अब ये आप समझ जाएं कि ये चलती रहेंगी, तो ये नीचे बढ़ती बढ़ती एक्सिला की तरफ प्रोग्रेस कर रही. तो स्टार्ट हुआ है रूट्स का, तो ये यहाँ पर होंगी नेक में. ट्रंक बनते बनते ये क्लेविकल के ऊपर आ जाएंगे. तो इसका मकसद ये है कि क्लेविकल के ऊपर यहाँ जोर लगाएंगे ना आप, तो ट्रंक्स पड़े हुए हैं तीनों यहाँ पर. और इस जगह पर अगर कोई स्टेप वुंड लग जाए ना, तो आपके ब्रेकियल प्लेक्सस के ट्रंक्स जो हैं वो इंजर हो जाते हैं. और अगर ये ट्रंक्स इंजर हो जाएंगे तो अपर लिम्ब के बहुत सारे मसल पैरालाइज हो जाएंगे. तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे चोट तो लगी है नेक में, ये मेरे अपर लिम्ब क्यों पैरालाइज हो गई? इसलिए हो गई कि इसकी नर्व्स इधर से आ रही हैं. और ये जब पहुंचेंगी आपके क्लेविकल के बिहाइंड इनटू द एक्सिला, तो क्लेविकल के बिहाइंड जब रहेंगी, तो ये वाले ट्रंक्स इसकी 2 डिवीजन हो जाएंगी, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर. तो ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर डिवीजन्स हो जाएंगी. वजह इसकी ये है क्योंकि हैं तो एंटीरियर रेमाए, लेकिन जब लिम्ब में अंदर जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि लिम्ब का फ्रंट भी है तो बैक भी है. तो इसका मकसद है कि इसी ट्रंक की जिम्मेदारी है कि आधे ब्रांचेस वो फ्रंट में भेज दे फाइबर्स, और आधे बैक में भेज दे. तो ये एंटीरियर रेमा, ये जो ट्रंक्स हैं आपके, ये 2 डिवीजनों में तकसीम हो जाएंगे. एंटीरियर डिवीजन है रीअरेंज होके हमेशा जो ब्रांचेस देंगी वो फ्रंट के लिए, और पोस्टीरियर डिवीजन जो ब्रांचेस देंगी हमेशा बैक के लिए. तो हम इसको और रीअरेंज करेंगे. अभी ये क्लेविकल के बिहाइंड है, और क्लेविकल के बिहाइंड से होता हुआ जो सीधा जंप लगाएगा तो इट विल कम इन द एक्सिला. तो एक्सिला में आते आते इनका क्या हाल होगा? हाल ये होगा कि ये एंटीरियर जो हैं, ये 2 एंटीरियर रेमाए ऊपर के ये कॉर्ड बना देंगे. इसका नाम होगा लेटरल कॉर्ड. अब एक ही एंटीरियर रेमस बच गया, वो सीधा रहेगा क्योंकि उसके साथ तो अब कोई मिलने वाला ही नहीं है. ये हो जाएगा आपका मीडियल कॉर्ड. अब बाकी रह गई क्या? तीनों की पोस्टीरियर, ये होगा आपका पोस्टीरियर कॉर्ड. ये तीनों कार्ड्स इस वक्त मौजूद हैं कहाँ पर? एक्सिला में. ये देखने के बाद इनसे आपको ब्रांचेस निकालनी है. अब जिस नर्व की हम बात कर रहे हैं ना इस वक्त, ये नर्व, तो इसका मकसद ये हो गया कि ये वाले जो तीनों कार्ड्स हैं इस वक्त, ये तीनों कार्ड्स आपके एक्सिला में पड़े हुए हैं. जो मीडियल कार्ड है वो आपके करीब है, जो लेटरल है वो आपसे थोड़ा दूर है, जो मिडिल में है पोस्टीरियर कार्ड वो थोड़ा सा बैक साइड से है, बीच में. इसका मकसद है कि जो आपके करीब है ये मीडियल कॉर्ड है,
और मीडियल कार्ड से जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी वो तो बाद में देख लेंगे। हम यहाँ से अपनी आज की ब्रांच निकालने जा रहे हैं। वो किस कार्ड की ब्रांच है? ये मीडियल कार्ड की ब्रांच। तो मीडियल कार्ड से सबसे लार्जेस्ट जो इस वक्त ब्रांच आने वाली है वो ये है, लाइक दिस। इसको हम कहते हैं क्या? अल्नर नर्व, जिसकी अभी बात हो रही है यहाँ पर। तो दिस इज नाउ द अल्नर नर्व। तो ये आपकी अल्नर नर्व है। अब देखें अल्नर नर्व को थोड़ा ट्रेस करो पीछे, तो किस कार्ड की ब्रांच? मीडियल कार्ड कहां से आया है? लोअर ट्रंक से। लोअर ट्रंक के कौन सी डिवीजनों से? नहीं, C8 तो होगा ही, सॉरी C8 और T1 तो होगा। डिवीजनें कौन सी होंगी? पोस्टीरियर के एंटीरियर? एंटीरियर। इसका मकसद है कि अल्नर नर्व का टारगेट बैक ऑफ अपर लिम्ब होगा कि फ्रंट ऑफ अपर लिम्ब होगा? क्योंकि ये एंटीरियर डिवीजनों से आए हैं तो ये फ्रंट ऑफ अपर लिम्ब होगा। इसका मकसद ये है कि रूट वैल्यू इसका क्या होगा? C8 और T1। ट्रंक कौन सा इन्वॉल्व हुआ है? लोअर ट्रंक। कार्ड कौन सा इन्वॉल्व हुआ है? मीडियल कार्ड। और यहां से ये ब्रांच आई है। इसका मकसद यह है कि कभी भी अगर लोअर ट्रंक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, भले अल्नर नर्व को कोई हाथ भी ना लगाए, उसके बावजूद इसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी सप्लाई यहां से आ रही है। लोअर ट्रंक पैल्सी जिसको हम कहते हैं, ये मैं बताऊंगा आगे चल के लोअर ट्रंक पैल्सी क्या है और क्यों होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। लोअर ट्रंक पैल्सी जिसको हम कहते हैं, ये लोअर ट्रंक पैल्सी भी हम देखेंगे। और इसी को लेके हम यहाँ आ रहे हैं और ये हम अल्नर नर्व देख रहे हैं। एक्जिला में इस वक्त पड़ी हुई है ये, और क्योंकि ये मीडियल है तो आप यहाँ से देखोगे कि ये मीडियल, तो ये एक्जिला है। 3 कार्ड्स यहाँ से देखेंगे तो ये सबसे मीडियल यहाँ होगी, तो ये ऑलमोस्ट सुपरफिशियल होगी इधर ही। ये मीडियल कार्ड की लार्जेस्ट ब्रांच है। अब जैसे ये मीडियल कार्ड की लार्जेस्ट ब्रांच है, टारगेट इसका फ्रंट है, फ्रंट ऑफ आर्म, फ्रंट ऑफ फोर आर्म और पाम ऑफ द हैंड। रूट वैल्यू इसका कौन सा है? लास्ट रूट वैल्यू है। जैसे रूट वैल्यू नीचे आता जाएगा ना, वैसे लोअर लिम्ब में इसका टारगेट डिस्टल होगा ज़्यादा। अगर ये होता ना ये C5 C6 तो ज़्यादातर इसका ये वाला एरिया होता। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये होता, क्योंकि ये हैं आखिरी 2 रूट्स, आखिरी 2 नर्व्स हैं। तो ये ज़्यादातर इसका जो खेल है कहाँ है? हैंड में है, हैंड या फिर फोर आर्म। तो फोर आर्म में कम, हैंड में ज़्यादा। ये नर्व जो है ना, कुदरत ने आपको एक गिफ्ट के तौर पे दी है। ये आपके हैंड की नर्व है एक तरह से देखा जाए तो। ऑलमोस्ट हैंड के सारे मसल्स जितने भी आपने किए हैं, ऑलमोस्ट सारे मसल्स यही सप्लाई करने वाली है, सवाए चंद मसल्स के जो ये छोड़ेगी, जो उसको नहीं कर सकेगी सप्लाई। उनको सप्लाई करने के लिए फिर तुम्हें एक और नर्व मिलेगी जो यहाँ तक जाएगी, वो होगी मीडियन नर्व, वो जो आएगी वो जब हम बाद में करेंगे। ये है इस वक्त अल्नर नर्व। अब इस अल्नर नर्व को आप यहाँ पे देखेंगे, आपके ये मसल्स, ये स्पेसेस और ये फेशाज, ये काम आएंगे यहाँ पर, इसलिए मैं वो पहले करा देता हूँ। और साथ में बोन्स भी, ऑस्ट्रेलॉजी वो पहले जो की हुई वो काम आएगी। 2-4 जगह ऐसी होंगी जहाँ पर इसकी इंजरी बड़ी कॉमन है। कुछ फेशाज होंगी जैसे रेटिनाक्यूलम वगैरह, कुछ स्पेसेस होंगे जैसे क्यूबाइटल फोसा, जैसे एक्जिला, और ऐसा ही कुछ और स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। और उसके साथ मसल्स तो होंगे ही, क्योंकि जब ये पैरालाइज होगा, जब इसकी इंजरी होगी तो मसल पैरालाइज होंगे। जब मसल पैरालाइज होंगे तो पेशेंट थोड़ी बोलेगा कि मेरी अल्नर नर्व इंजर हो गई। पेशेंट बोलेगा मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। आप समझ जाएंगे कि कौन से मसल का कौन सा एक्शन गया है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है, कौन से एक्शंस इंटैक्ट हैं, कौन से ज़ाया हुए हैं एक्शंस। उसी हिसाब से फिर आपको डायग्नोस में आसानी होगी। अब यहाँ से हम देखें कि ये अल्नर नर्व है, स्टार्ट हुई कहाँ से? एक्जिला से, क्योंकि मीडियल कार्ड है, मीडियल कार्ड की लार्जेस्ट नर्व है, ये इस वक्त चल रही है यहाँ से सुपरफिशियली। देखें पहले, अब देखें यहाँ से मैंने आपको दिखाया, इस पर ज़रा ध्यान देना। ये ग्रीन कलर की मैंने नर्व्स यहाँ छापी हैं, ये देखें यहाँ आ रहा है, ये क्या? ये ग्रीन, ये क्या है? अल्नर नर्व। ये एक्जिला में है मौजूद, चलती रहे चले, ये आ रही है यहाँ इधर। अब याद करें आप कि जैसे ये यहाँ आएगी, जैसे एक्जिला का हिस्सा ये छोड़ेगी, यहाँ ये मिडल ऑफ द आर्म में जैसे पहुँचेगी, आप देखिए यहाँ से जो मिडल ऑफ द आर्म होती है, इस जगह से अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो ट्रांसवर्स सेक्शन में इधर आपको एक सेप्टम मिलता है, इधर भी आपको एक सेप्टम मिलता है। यहाँ इस सेप्टम लेटरल वाले को कहते हैं लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और मीडियल वाले को कहते हैं मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। जैसे मैं इसको काटूँ ना यहाँ से, और मैं यहाँ से ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाऊँ, ये ऐसा, तो इसके बीच में बोन होगा कौन? ह्यूमरस। ये तुम्हारी स्किन है, ये सुपरफिशियल फेशिया है, और ये है आपकी डी फेशिया। मीडियल तरफ से एक सेप्टम आएगा जो बोन को पकड़ेगा और बोन के पेरियोस्टियम के साथ कंटिन्यूस, और लेटरल से भी ऐसा सेप्टम आएगा। तो ये दोनों सेप्टा कहलाएंगे क्या? इंटरमस्कुलर सेप्टा।
ये जो इंटरमस्कुलर सेप्टा हैं, तो आप यहाँ से चलते गए, तो इस वक्त नर्व कहाँ मौजूद है? एंटीरियर कंपार्टमेंट में। तो सेप्टम के पीछे होगी कि आगे होगी? आगे होगी, क्योंकि ये इंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व है। अगर ऐसा हुआ और ऐसे ही चलती रही, तो जैसे ये क्यूबाइडल फोसा में आई, तो क्या इसका कंटेंट होगी कि नहीं होगी? होगी, लेकिन है नहीं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में आती गई, अचानक इसने हमें चकमा दिया है, यहाँ पर मौजूद है हमारा इंटरमस्कुलर सेप्टम, उसमें से सुराख करके ये बैक कंपार्टमेंट में चली गई। नर्व जो होती हैं अपना कंपार्टमेंट चेंज कर सकती हैं। कैसे चेंज कर सकती हैं? या तो किसी सेप्टम में सुराख कर दें, या इंट्राशस मेम्ब्रेन में सुराख करके पीछे चली जाएं, या हो सकता है कि उनको कोई विंडो अवेलेबल की जाए, जैसे क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ट्रायंगुलर स्पेस। लेकिन यहाँ क्वाड्रेंगुलर ट्रायंगुलर स्पेस की बारी आएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत नीचे की बात हो रही है, या मिडिल की बात हो रही है। और मिडिल में आते आते ना तो ट्रायंगुलर स्पेस है ना क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, तो पीछे जाने का क्या रास्ता है? मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम में से सुराख करो और बैक में चले जाओ। ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम में सुराख किया है, ये देखें यहाँ से ये आप देख सकते हो, ये जो ब्लू दिखाया है ना, ये सेप्टम दिखाया है, ये जो ब्लू, और इस ब्लू सेप्टम से ये नर्व दिखाई, ग्रीन जो दिखाई, ये इसमें से सुराख करके यहाँ चली गई। तो ये जो नर्व इस वक्त यहाँ चली गई है, ये नहीं, ये अलग नर्व है। ये ग्रीन क्या ये आगे से इसका कोर्स नज़र आ रहा है कि ये यहाँ ख़त्म हो गई है? क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि ये इंटरमस्कुलर सेप्टम में पेनिट्रेट करके कहाँ चली गई है? बैक कंपार्टमेंट में चली गई। तो ये अल्नर नर्व, ये आपका मीडियल सेप्टम है, ये इससे निकल के चली गई पीछे, और जो पीछे चली गई है तो इसका फर्दर कोर्स पीछे है, और पीछे जाते 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 अब ये है आपका एपिकंडाइल, मीडियल एपिकंडाइल। फील करके देख सकते हैं इतना मीडियल एपिकंडाइल। ये मीडियल एपिकंडाइल के फ्रंट में होगी कि बैक में होगी? बैक में होगी। फ्रंट में नहीं है, तभी तो ये क्यूबाइडल फोसा का कंटेंट नहीं है, ये बैक में है। और इस बैक में क्या है? ये मीडियल एपिकंडाइल आपका बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ अपनी 3 फिंगर रख के आप इसको रोल कर सकते हैं, ये बाकायदा रस्सी की तरह है इस तरीके से। यही वो है जो हम यहाँ ऐसे कभी टेबल पे, कुर्सी पे ऐसे रखते हैं, ऐसे हो जाता है तो करंट सा आ जाता है। ये करंट इस वजह से है क्योंकि ये नर्व जो है ये बिल्कुल इस आपको रस्सी की तरह, इतनी थिक नर्व है मीडियल एपिकंडाइल के पीछे। और ये जो मीडियल एपिकंडाइल के पीछे है, एट द बैक ऑफ द बेस ऑफ मीडियल एपिकंडाइल, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये मीडियल एपिकंडाइल प्रोमिनेंट है, ये तो खुदा का शुक्र है कि मीडियल एपिकंडाइल मीडियली है, मीडियली आपकी बॉडी है, इसलिए ये प्रोटेक्टेड है। अगर खुदा न खासा ये प्रोटेक्टेड ना होता, इस तरफ होता अगर, तो ये बाहर इसकी इंजरी बड़ी कॉमन होती, ये बाहर की तरफ होता। तो ये अंदर की तरफ है, ये हमें लगता है। और कुदरत ने क्या किया है, आपकी कमर में बल भी दिया है ऐसे, इसलिए जहाँ से ये प्रोमिनेंस है वो उसके अंदर फिट हो जाती है, प्रोवाइडेड कि आपकी कमर ज़्यादा नहीं सोलिन नहीं हो अगर, तो ये कमर के अंदर इस तरीके से यहाँ एंगल आपकी आ गई, इसलिए ये प्रोटेक्टेड होती है। आपकी इंजरी इतनी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्ट ट्रामा हो जाए, ये मीडियल एपिकंडाइल फ्रैक्चर हो जाए या यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, तो ये नर्व ट्रैप हो सकती है। ये नर्व यहाँ ट्रैप होने का एक काज तो ये है। दूसरा काज ये है कि अगर एल्बो का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, कैप्सूल में इंजरी हो गई, तो इसके साथ ये ट्रैप हो जाएगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ट्रॉमा से भी हो सकती है, एल्बो के ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी हो सकती है। यहाँ से ट्रैप हो, यहाँ अगर ट्रैप हो गई तो आगे से इसकी जितनी सप्लाई है वो सारी कट ऑफ हो जाएगी। जो मसल ये सप्लाई करने वाला है वो ख़त्म हो जाएगा। आप इसको आगे चलाएं। ये इस वक्त मीडियल एपिकंडाइल के बिहाइंड हमने दिखाया है, ये देखें आप, ये नर्व मीडियल एपिकंडाइल के बिहाइंड है। अब यहाँ से आप देख सकते हो इसको, ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम में पेनिट्रेट किया, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली, बैक ऑफ द, ये मैंने डॉटेड करके दिखा रहा हूँ ये, और उसके बाद ये फ्रंट में फिर आ जाएगी, क्योंकि इसका टारगेट दरअसल क्या है, फ्रंट है। अब आप याद करें, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के कुछ मसल्स हैं। यहाँ पर इधर से आते हैं 5 मसल्स, शुरू में 4, 5वां इसके नीचे। जो 4 मसल्स हैं दिखाया था, ये प्रोनेटर टीरिस, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस, पामरस लॉन्गस, और आखिरी फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस। 4 मसल्स। इसमें से जो ये है ना लास्ट वाला चौथा मसल, फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस, इसके बेसिकली 2 हेड होते हैं। एक हेड तो वही है जो आपको मीडियल एपिकंडाइल से ओरिजिन लेता है, क्योंकि आपको पता है ये सारे मसल्स मीडियल एपिकंडाइल से कॉमन ओरिजिन लेते हैं, एक तो ये। लेकिन इसका दूसरा हेड जो है वो यहाँ से ओरिजिन लेता है। कहाँ से? अल्ना के सबकुटेनियस बॉर्डर से, इतना लंबा। तो एक हेड ये है
दूसरा हेड ये है। अगर ये दोनों हेड आ गए ऐसे, तो दोनों हेड्स के बीच में क्या आ जाएगी? गैप। इट्स लाइक दिस, एक हेड कॉमन और दूसरा इसका स्पेसिफिक हेड। कॉमन हेड फ्रॉम मीडियल एपिकंडाइल और दूसरा जो हेड है वो फ्रॉम सबक्यूटेनियस बॉर्डर ऑफ अल्ना। तो ओरिजिन के टाइम पर इसमें वी शेप्ड गैप होगी कि नहीं? इस गैप से निकल के, इस गैप के थ्रू आती है आपकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस गैप के थ्रू आती है तुम्हारी अल्नर नर्व, जो इस वक्त कहाँ मौजूद है? बैक ऑफ द मीडियल एपिकंडाइल पर। इस ट्रायंगुलर गैप से निकल के ये आ जाएगी। तो किस कंपार्टमेंट में आ गई? फ्रंट में। समझ गए? फ्रंट में। जैसे ये फ्रंट में आएगी, इसके ऊपर लेटा होगा कौन सा मसल? फ्लेक्सर कार्पल अल्नरिस। इसके नीचे लेटा होगा कौन? ये ऐसे आई, इसके ऊपर कंबल की तरह चढ़ा होगा फ्लेक्सर कार्पल अल्नरिस। ये तो बात समझ में आ गई। इसके नीचे होगा इंटरमीडिएट मसल फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। लेकिन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इंटरमीडिएट है, इसको छोड़ो। डीपली कौन से मसल होंगे? दो, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, और नीचे होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। या मैं आपको बताया था मैंने, डीप मसल्स की ओरिजिन डीप मसल्स से और सुपरफिशियल मसल्स। सुपरफिशियल मसल्स होते हैं 4+1, डीप मसल्स होते हैं 2+1। सुपरफिशियल्स में 4+1 क्यों? 4 ये जो सुपरफिशियल दिखा है और 5वां जो उससे डीप है। तो जो डीप है उसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। और 2+1 क्यों? क्योंकि दो हैं, ये है तुम्हारा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और ये है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, और एक है ये बेल्ट लाइक मसल जिसका नाम है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब ये जो इस वक्त यहाँ पे नर्व आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने यहाँ से क्या उठाया है? सुपरफिशियल मसल्स उठा दिए हैं। तो ये किस पे लेटा हुआ है? दो मसल्स हैं, एक है डिजिटोरम प्रोफंडस और एक है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। तो ये किस पे लेटा हुआ होगा? आया इधर से है, ये पोलिसिस पे लेटा है कि प्रोफंडस पे लेटा है? प्रोफंडस पे, क्योंकि ये इधर से आया है। पोलिसिस तो लेटरल साइड पर है, तो ये यहाँ पर। तो इसका मकसद है कि दिस नर्व, ये जो नर्व है आपकी, कौन? अल्नर, जो मीडियल एपिकंडाइल में से बैक से पास होके बिटवीन द टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पल अल्नरिस आई है। तो ये यहाँ लेटी हुई है किसके ऊपर? तो इसकी चादर कौन, जो जिसके ऊपर ये बेड है, बिस्तर बना रहा है, कौन सा मसल? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। और इसके ऊपर कंबल चढ़ा है किसका? फ्लेक्सर कार्पल अल्नरिस का। इसके बीच में ये सैंडविच होके ये नर्व आ रही है आपकी। अब ये नर्व जो यहाँ आ रही है, तो ऊपर कौन सा मसल? फ्लेक्सर कार्पल अल्नरिस, तो उसको सप्लाई। नीचे कौन? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उसको सप्लाई, लेकिन पूरे को नहीं, आधे को। आधे का मतलब कौन सा? लेटरल हाफ के मिडियल हाफ? ज़ाहिर मिडियल हाफ। और ये आपको पता है ना, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस आगे चल के कितने टेंडन बनाता है? 4। कितने? 4। तो ये करेगा आधे को सप्लाई। कौन सा? मीडियल हाफ। मीडियल हाफ कौन सा वाला? ये मीडियल हाफ वो होता है जो आगे से 4 में से कितने टेंडन देता है? 2। कौन से वाले 2? 3rd और 4th। इसका मकसद ये है कि ये आधे को सप्लाई करेगा, बाकी आधे को नहीं। और बाकी आधे को कौन करेगी? मीडियन नर्व। इसका मकसद यह है कि फोरआर्म में इसकी मस्कुलर सप्लाई 2 मसल्स को है। एक मसल फ्लेक्सर कार्पल अल्नरिस और दूसरा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। पूरा कि आधा? तो इसका मकसद है कि ये 2 मसल्स को सप्लाई नहीं कर रही है, 1.5 मसल को सप्लाई कर रही है। हाफ इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, मिडिल हाफ, एंड टोटल विल बी फ्लेक्सर कार्पल अल्नरिस। ये इसकी 2 सप्लाई है। फोरआर्म में इसका और कोई काम नहीं है सवाए इसके। फोरआर्म में ये कोई कुटेनियस ब्रांच भी नहीं देगी। आपसे क्यों नहीं देगी? आप याद करें, ये मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म पर डायरेक्ट ब्रांच आती है, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। मस्कुलो कुटेनियस नर्व की कंटिन्यूएशन होती है लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, और बैक साइड से तो वैसे ही रेडियल देती है। तो इसका मकसद है कि अल्नर नर्व आपके फोरआर्म में कोई सप्लाई नहीं देगी। तो अल्नर नर्व में अगर कोई कुटेनियस सप्लाई हुई तो किसके लिए होगी? हैंड के लिए। तो अल्नर नर्व बेसिकली है ही हैंड की नर्व। आर्म में क्या नहीं थी? क्या आर्म में थी? आर्म में इसका कोई रोल नहीं है, ना कोई कुटेनियस ना कोई मस्कुलर। हालांकि आप स्टार्ट तो हुए हैं आर्म से, ये स्टार्ट हो गए आप आर्म से। जब आर्म में स्टार्ट हुए तो यहाँ इसका कोर्स आपने देख लिया। अपर आर्म में भी देखा, लोअर पार्ट ऑफ आर्म में भी देखा, मीडियल एपिकंडाइल के पीछे भी देखा, अब फोरआर्म में भी देख रहे हैं। अब फोरआर्म में आप आगे चलें, इसको कोर्स को आगे बढ़ाएं। फोरआर्म में इस वक्त ये पड़ी हुई है, इधर फील कर सकते। अब ये फोरआर्म में यहाँ से आ गई, एकदम से यहाँ क्या करेगी? ये डी फेशा को पेनिट्रेट करके सुपरफिशियल हो जाएगी।
अगर ये सुपरफिशियल हो गई तो आप याद करें आपके इस पाम के इस कार्पस के ऊपर एक रेटिनाक्यूलम लगा हुआ है, एक बेल्ट ऑफ डी फेशा लगी हुई है यहाँ पर, इस जगह पर। ये स्केफॉइड है, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम और हेमेट। ये क्या बनाया? रेटिनाक्यूलम। दिस इज रेटिनाक्यूलम। ये रेटिनाक्यूलम है, इसके नीचे टनल है जिसको हम कहते हैं कार्पल टनल। अब अगर मैंने इस नर्व को यहाँ से पेनिट्रेट करके, और ये जो रेटिनाक्यूलम किस चीज़ से बना हुआ होता है? डी फेशा है ये डी फेशा ही है, जैसे सब डी फेशा होती है, जैसे ये भी है। ये थोड़ा स्ट्रांग है, ये डबल ट्रिपल थिक लेयर है, ये यहाँ पर फ्यूज्ड भी है, तो एक ब्रिज सी बन जाती है तो डी फेशा। लेकिन मैंने अगर नर्व को यहाँ से पेनिट्रेट करके बाहर निकाला तो इसका मकसद है कि डी फेशा से बाहर आ गई। अगर डी फेशा से बाहर आ गई तो क्या रेटिनाक्यूलम के डीप होगी कि सुपरफिशियल होगी? सारे सुपरफिशियल होगी। तो नाउ द नर्व विल बी पासिंग सुपरफिशियल टू द रेटिनाक्यूलम। और आपको पता होना चाहिए कि इस जगह पर मौजूद है तुम्हारा बोन, पिसिफॉर्म बोन, यहाँ है तुम्हारा हेमेट बोन। तो ये क्योंकि रेटिनाक्यूलम के ऊपर चढ़ी हुई है तो ये पिसिफॉर्म से क्या होगी? लेटरल। भाई क्या होगी? अगर मीडियल होती तो पिसिफॉर्म से बाहर हो जाती ना, तो अगर मीडियल होती तो रेटिनाक्यूलम से बाहर हो जाती, यहाँ हो जाती, यहाँ नहीं है, इधर है। तो ये इस वक्त कहाँ पड़ी हुई है नर्व? इस वक्त नर्व पड़ी हुई है कहाँ? रेटिनाक्यूलम के ऊपर। तो दिस इज नाउ लाइंग ऑन द रेटिनाक्यूलम। ये इस वक्त नर्व रेटिनाक्यूलम पे पहुंची हुई है, और इस वक्त ये नर्व जो रेटिनाक्यूलम पे पहुंची हुई है, इस जगह पर नर्व टर्मिनेट हो जाएगी। कैसे टर्मिनेट होगी? टर्मिनेट का मकसद ये कि ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर इसकी दो ब्रांचेस बन जाएंगी। एक कंटिन्यूस रहेगी अंडर द स्किन, क्योंकि ये डी फेशा से सुपरफिशियल हो गई है, रेटिनाक्यूलम के ऊपर है तो स्किन के अंडर है, तो डीप होगी कि सुपरफिशियल होगी? तो ये कहलाएगी सुपरफिशियल ब्रांच। लेकिन इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो अब पेनिट्रेट करेगी बिटवीन द मसल्स और बन जाएगी उसकी डीप ब्रांच। इसका मकसद है कि सुपरफिशियल टू द रेटिनाक्यूलम, यहाँ पर ये नर्व दो में स्प्लिट हो गई। एक सुपरफिशियल ब्रांच जो कंटिन्यू रहेगी अंडर द स्किन, और एक डीप ब्रांच। अगर डीप ब्रांच मैंने यहाँ दिखाई आपको, तो इस जगह पर कौन से मसल्स होते हैं? थिनार के हाइपोथिनार? हाइपोथिनार पे पहले होते हैं यहाँ दो मसल्स, एक को कहते हैं एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, दूसरे को कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। दो मसल्स यहाँ हैं, दो हैं कि इस दो के नीचे तीसरा है जिसका नाम है अपोनेंस डिजिटी मिनिमी। देखें यहाँ मैंने दिखाया आपको ये दो मसल्स, और उसके बाद नीचे क्या दिखाया? ये तीसरा मसल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी दो फिंगर्स रखी हुई हैं ऐसे, और इस दो फिंगर्स के नीचे एक और रखा हुआ है, ये अपोनेंस, ऐसे होता है। अब मैं डीप ब्रांच की बात कर रहा हूँ। डीप ब्रांच रेटिनाक्यूलम को क्रॉस करने के बाद इसको कौन मसल टकराएंगे? ये दो, इन दोनों के बीच में ऐसे जाएगी। किसके और किसके बीच में? एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी के बीच में ऐसे। अगर ऐसे गई, दोनों को सप्लाई, एक ब्रांच इसको, एक ब्रांच इसको। जैसे इन दोनों को पेनिट्रेट किया, नीचे कौन मिलेगा इनको? अपोनेंस डिजिटी मिनिमी। कौन मिलेगा? ये अपोनेंस डिजिटी मिनिमी पे लाए करेंगी ऐसे। भाई दोनों को जो क्रॉस करोगे तो नीचे कौन मिलेगा? अपोनेंस। तो अपोनेंस पे तुम लाए करोगे ऐसे, उसको भी सप्लाई कर दो। इसका मकसद है कि डीप ब्रांच क्या कर रही है? तीनों थिनार मसल्स को सप्लाई किया। ये देखें ग्रीन कलर पे आप नज़र डालें। जैसे ये यहाँ आ गई, इधर कौन सा बोन है? पिसिफॉर्म के बाद कौन सा बोन है? हेमेट। हेमेट में एक हुक होता है, हेमेट में हुक होता है जिसकी वजह से वो हैमर जैसा लगता है हेमेट। उस हुक के अराउंड ये टर्न करती है ऐसे, तो अब सीधी जाएगी कि कर्व बनाएगी। ये हुक ऑफ द हेमेट की वजह से कर्व बना है, वरना ऐसे नहीं बनता। ये देखें टर्न लिया इसने, ये ऐसे टर्न बनाएगी। ये किस ब्रांच की बात कर रहा हूँ? डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व की। अब देखो कोई ऐसा मसल नहीं है जो उसने छोड़ा हो। यहाँ से जैसे टर्न लेगी, तीनों हाइपोथिनार को सप्लाई किया है। जैसे ये टर्न लेगी यहाँ से हुक ऑफ द हेमेट के अराउंड, तो ये डीप आ जाएगी, तो खासी डीप है। और डीप आ जाएगी तो बोन्स टकराएंगे, कौन से? मेटाकार्पल्स वगैरह। जैसे मेटाकार्पल्स को ये क्रॉस करती हुई जाएगी,
तो बीच में मेटाकार्पस के बीच में स्पेसेस होती हैं कि नहीं? ऐसे स्पेसेस होती हैं कि उसके बीच में इंट्राशाय मसल्स होते हैं। तो जो पहली स्पेस होती है उसमें मौजूद होता है फर्स्ट पामर इंट्राशस। समझ गए? किस साइड से? पाम की साइड से। और उस तरफ होता है कौन? डार्सल इंट्राशस। फर्स्ट नहीं, सॉरी, थर्ड पामर इंट्राशस। क्योंकि आपको पता है कि पामर इंट्राशाय कितने होते हैं? 3। डार्सल कितने होते हैं? 4। लेकिन यहां से काउंट करोगे तो इनके नंबर्स कैसे आएंगे? क्या पहला? क्या पामर इंट्राशस थर्ड? क्योंकि थंब की साइड से नंबर काउंट होते हैं। लेकिन तुम जा रहे हो थंब की साइड से कि तुम जा रहे हो नहीं पाम से, लेकिन किस साइड से आ रहे हो? लिटिल फिंगर की साइड से आ रहे हो। तो लिटिल फिंगर की साइड से तुम्हें कौन सा पहला पामर इंट्राशस मिलेगा कि आखिरी वाला मिलेगा? और आखिरी वाला चौथा होता है कि तीसरा होता है? तो ये थर्ड। तो पहली ये जो आखिरी स्पेस है आपकी, चौथी स्पेस, इसमें मिलता है आपका थर्ड पामर। लेकिन थोड़ा सा अंदर डालेंगे तो इधर से होगा आपका डार्सल। कौन सा डार्सल? फोर्थ डार्सल। तो आपको जो पहली 2 ब्रांचेस यहाँ से मिलेंगी अंदर डीप, वो मिलेगी थर्ड पामर को और फोर्थ डार्सल को। थोड़ा आगे आए, सेकेंड पामर एंड थर्ड डार्सल। थोड़ा और आगे आए, फर्स्ट पामर सेकेंड डार्सल। थोड़ा और आगे आए तो फर्स्ट डार्सल। समझ गए? ये सभी को सप्लाई, यानी 3 पामर 4 डार्सल, सबको सप्लाई। और जैसे जैसे सप्लाई होते आप यहाँ पहुँचेंगे, आ तो जाएंगे आप थीनार के पास, लेकिन थीनार को ये सप्लाई नहीं करेगी। थीनार के नीचे आपको पता है कि ये 2 मसल 1 2 हेड्स, एडक्टर पॉलिसिस। इसका ये है ट्रांसवर्स हेड, ये है ऑब्लिक हेड। जैसे ये टर्न करके आएगी पहले टकराएगा उसको कौन? ट्रांसवर्स हेड। ट्रांसवर्स हेड को सप्लाई। उसके बाद टकराएगा कौन? ऑब्लिक हेड के अंदर जाके ये सिंक हो जाएगी और इसके अंदर जाके ये दफन हो जाएगी। और ये सिर्फ दफन नहीं होती है, यहाँ पर यहाँ एक नोड्यूल सा बन जाता है जहाँ ये पता चलता है कि इसका खात्मा हो गया। और ये जो नोड्यूल होता है इसको हम अमूमन गैंग्लियन भी कहते हैं, लेकिन ये गैंग्लियन सही मानों में नहीं है, ये एक सूडो गैंग्लियन है। गैंग्लियन उसको कहते हैं जहाँ न्यूरॉन्स की सेल बॉडियाँ होती हैं। ये सेल बॉडी नहीं है, ये सिर्फ उसके फाइब्रस टिश्यू की थिकनिंग है, इसको हम कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं सूडो गैंग्लियन। तो वेयर नर्व फिनिशेस? द फिनिशेस इन दी एडक्टर पॉलिसिस। एडक्टर पॉलिसिस के ऑब्लिक हेड के अंदर वो फिनिश हो जाती है एज गैंग्लियन। अब आप मुझे बताएं, हैंड के अंदर आपके 7 पामर इंट्राशाय, 7 और रादर टोटल 4 डार्सल और 3 पामर इंट्राशाय, एडक्टर पॉलिसिस पूरा, और इसके साथ साथ आपके हाइपोथिनार के तीनों मसल्स। तो हैंड के जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं वो होते हैं कौन से? ये तो होते ही हैं, लेकिन आप याद करें आपके पास 4 और मसल्स भी हैं। यहाँ से जो दिखा ये ठीक है, ये बहुत डीप है, लेकिन सेंटर में यहाँ से और क्या होता है जो ऊपर से आता है? लॉन्ग टेंडन्स। बीच में कौन से? सबसे पहले 4 सुपरफिशियल इसके टेंडन, उसके नीचे 4 प्रोफंडस के टेंडन, 4 प्रोफंडस के एक पॉलिसिस लॉन्गस का भी, तो 9 टेंडन्स यहाँ होते हैं। चलो वो भी ठीक है, लेकिन वो जो 4 प्रोफंडस के टेंडन होते हैं, उस चारों प्रोफंडस के टेंडन से 4 ल्यूम्ब्रिकल मसल्स निकलते हैं। 4 ल्यूम्ब्रिकल मसल्स जो लेटरल तरफ से ल्यूम्ब्रिकल होंगे ना, बिग टो के थंब की तरफ से, वो यूनिपिनेट होते हैं, और जो उस तरफ से होता है वो बायपिनेट होते हैं। काउंट इधर से होते हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2 ल्यूम्ब्रिकल वो क्या होगा? यूनिपिनेट पहले 2 और आखिरी 2, तीसरा और चौथा बायपिनेट। ये बायपिनेट ल्यूम्ब्रिकल से जैसे आपकी ये नर्व आती है, ये ल्यूम्ब्रिकल्स इसके ऊपर होते हैं चारों ही, बायपिनेट भी यूनिपिनेट भी। लेकिन अपने इन चारों ल्यूम्ब्रिकल्स को ये देखेगी, सप्लाई सिर्फ बायपिनेट को करेगी। माने कौन से को? लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर। नंबर आप लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर का ल्यूम्ब्रिकल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे 2 ल्यूम्ब्रिकल्स। कौन से? बायपिनेट ल्यूम्ब्रिकल्स। कौन से नंबर? पहले 4th फिर 3rd। आप 3rd और 4th नहीं लिखेंगे, आप 4th की तरफ से जा रहे हो तो पहले 4th बोलेंगे, 4th एंड 3rd। तो इसने तकरीबन सब कुछ सप्लाई किया है, हर मसल सप्लाई कर दी। क्या नहीं किया? थीनार तीनों छोड़ दिए, 2 ल्यूम्ब्रिकल छोड़ दिए। कौन से वाले? फर्स्ट एंड सेकंड ल्यूम्ब्रिकल छोड़ दिया। ये अगर छोड़ दिए तो ये काम कौन करेगा? ये आपकी मीडियन नर्व करेगी, और कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ पर एंटीरियर कंपार्टमेंट से वही नर्व्स आएंगी। अब अगर ये यहाँ से हुआ है मामला, तो आप यहाँ से देखो इसकी इंपॉर्टेंट रिलेशंस क्या हुई। इंपॉर्टेंट रिलेशन ये हुई कि चलो ये आम में तो है ही, आम में इसकी इंजरी कॉमन नहीं है इतनी। हाँ, जब ये मिडिल एपिकंडाइल पे आ गई तो यहाँ इंजरी कॉमन है। जब आप यहाँ आ गए तो चलो यहाँ भी इंजरी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन ये सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आ गया तो इंजरी कॉमन है। कैसे?
अगर कोई शार्प ग्लास वगैरह आपको ऐसे लग गया तो ये कट जाएगी। कुछ लोग सुसाइड की अटैम्प्ट करते हैं, उमूमन अपनी शरीयान काटने की कोशिश करते हैं, वो शरीयान तो कटे ना कटे नर्व कट सकती है, और अटैम्प्ट कामयाब नहीं हुआ, पता चला नर्व इंजर हो गई, ये भी हो सकता है। उसके साथ साथ नर्व, अगर खुद नर्व में कोई मसला ना भी हुआ तो ये ट्रंक में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो भी नर्व में मसला, इतना कुछ कि इवन ये रूट्स में भी कोई प्रॉब्लम हो गया ना तो भी नर्व में मसला। ज़्यादा इंजरियाँ इसकी यहाँ ज़्यादा होती हैं। एपिकंडाइल वाली इंजरी भी इतनी कॉमन नहीं है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम वाली इंजरी भी इतनी कॉमन है। असल इंजरी इसकी नेक में होती है, इधर जहाँ से इसकी रूट्स टूटती हैं। अब अगर ये रूट्स का मसला हो गया तो आप अगर इस पूरे कोर्स में आपने देखा कि इसका एक कोर्स तो आर्म में है, इसका एक कोर्स फोर आर्म में है, इसका मेजर कोर्स जो है वो हैंड में है। तीनों जगहों पर आप रुकेंगे, तीनों जगहों पर इसकी ब्रांचेस काउंट करेंगे और उसको देखेंगे इसके एक्शंस क्या हैं। और ब्रांचेस मैंने आपको पहले भी बताई है ना, 3 किस्म की ब्रांचेस होती हैं किसी भी नर्व में, कहीं पर भी मौजूद हो तो। जैसे एक ब्रांच ख़ास तौर पे बताते हैं मस्कुलर, दूसरी ब्रांच आर्टिक्यूलर जो किसी जॉइंट को दे, तीसरी ब्रांच कुटेनियस। जिस रीजन में भी नर्व होगी उस रीजन में ये ब्रांचेस काउंट की जाएंगी, हो या ना हो। आप पूछे ज़रूर अपने आप से, ये 3 जगहों पर मौजूद है, आर्म में, फोर आर्म में, हैंड में। आर्म में पहुंच के हम देखेंगे कि कोई मस्कुलर ब्रांच दी कि नहीं, कोई आर्टिकुलर ब्रांच दी कि नहीं, कोई कुटेनियस ब्रांच दी कि नहीं, देखेंगे। आर्म में ऐसा कुछ भी देने वाली ये नहीं है, तो इधर इसका कोई रोल ही नहीं है। ये तो जहाँ से गुजर गई, गुजरना तो है, आई तो इधर से ही है। इसका टारगेट फोर आर्म, ज़्यादा टारगेट हैंड। तो ये कहाँ से पास हो रही है? मीडियल एपिकंडाइल के बिहाइंड से। यहाँ पहुँच के कोई मस्कुलर बाद में देखते हैं, अभी नहीं, अभी देगी आर्टिकुलर ब्रांच, एल्बो जॉइंट को आर्टिकुलर ब्रांच। चलें कोई मस्कुलर, यस, यहाँ से आया, ऊपर ढका हुआ था क्या? फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस पूरा सप्लाई, और किसके ऊपर लेटी हुई है? फ्लेक्सर कार्पा, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के ऊपर, उसका मीडियल हाफ, तो मीडियल हाफ को सप्लाई। तो इसका 2 टेंडेंस इसके कंट्रोल में आ गए। इसका मकसद ये कि ये मेरे जो 2 हैंड के ये जो फिंगर्स ये मूव कर रही हैं, इनके टेंडेंस की वजह से मूव कर रही हैं, अल्नर नर्व की एडिशनली उसके कोशिश से। ये यहाँ पर। उसके बाद कुटेनियस ब्रांचेस, क्या कुटेनियस ब्रांच फोर आर्म में देगी? नहीं। तो इसका मकसद है कि फोर आर्म में कोई कुटेनियस ब्रांच होगी कि नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? देगी। फोर आर्म को कोई कुटेनियस ब्रांच नहीं देगी, ये तो तुम समझ में आ गया। मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म इधर से, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म मस्कुलर कुटेनियस की, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म रेडियल की, तो उसको तो नहीं देगी, इनको देगी नहीं। लेकिन यहाँ पर इसकी 2 कुटेनियस ब्रांचेस हैं ज़रूर, फोर आर्म के लिए नहीं है, लेकिन देगी यहाँ से। अब कैसे? ये देखें आप, यहाँ से ये आपकी ब्रांच है, कौन सी? ये आपके अल्नर नर्व है, किससे पास हुई है? सुपरफिशियल टू द रेटिनाकुलम। जब ये रेटिनाकुलम के अभी ऊपर नहीं थी, ये फोर आर्म में ही है, तो ये यहां से एक ब्रांच लटका देगी ऐसे। स्टार्ट किधर से हुई है? फोर आर्म से, लेकिन गई कहां है? हैंड में। एक ये, दूसरी यहां से लटकाएगी, ये किधर से निकली है? ये भी फोर आर्म से। तो तुम जब कुटेनियस नर्व्स काउंट करोगे फोर आर्म की, तो फोर आर्म में ये 2 कुटेनियस नर्व काउंट करोगे। एक कुटेनियस नर्व को कहते हैं, ये जो आ गई है इसका नाम है पामर कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, और एक जो डार्सम पे गई है उसका नाम है डार्सल कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। ये गई है किस पर? हैंड पे, लेकिन दी कहाँ है इसने? फोर आर्म में। तो फोर आर्म में कुटेनियस ब्रांचेस, यस, 2 कुटेनियस ब्रांचेस, वन विल बी सुपरफिशियल टू द, वन विल बी द पामर कुटेनियस ब्रांच। वो पामर कुटेनियस ब्रांच जो नीचे लटकाएगी, तो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से डीप जाएगी कि सुपरफिशियल आएगी? तो आपसे पूछा जाता है कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से सुपरफिशियल कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं? अल्नर नर्व, सिर्फ अल्नर, कि अल्नर की पामर कुटेनियस ब्रांच भी? समझ गए कि ये दोनों। अब आप बोलेंगे ये पामर कुटेनियस ब्रांच क्या करने वाली है आगे? ये पामर कुटेनियस ब्रांच जो आगे जाएगी, ये हाइपोथिनार के ऊपर की स्किन को सप्लाई करेगी। ये समझ गए? इट विल सप्लाई द स्किन ओवर द हाइपोथिनार मसल्स, इसके ऊपर की स्किन। तो ये कुटेनियस सप्लाई जो मैं इस वक्त टच कर रहा हूँ,
ये किधर से आ रही है? पामर कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर से आ रही है ये ब्रांच। और ये जो डार्सल साइड से ये चली गई, ये क्या करेगी? ये आपका डार्सल साइड सप्लाई करेगी कितना? 1/3। क्या सिर्फ डार्सल साइड? नहीं, ये आगे जाएगी और ये भी सप्लाई करेगी कितना? 2 फिंगर्स, 2 के 1.5, 1.5 डार्सल साइड से 1.5 फिंगर्स, नेल्स नहीं, सिर्फ यहां तक। तो 1.5 फिंगर्स और कितना डार्सन? 1/3 डार्सन। ये सप्लाई होगा किससे? डार्सल कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व से। ये देखो मैंने दोनों ब्रांचेस आपको दिखाई हैं, ये डार्सल कुटेनियस ब्रांच और ये पामर कुटेनियस ब्रांच। ये डार्सल कुटेनियस, तो आप बैक साइड से जो हैंड है यहाँ जो आप टच करते हो ना, और इवन फिंगर्स तक भी, तो ये सप्लाई आ रही है आपकी डार्सल कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व से। और यहाँ से जो लटकाया है ये पामर कुटेनियस ब्रांच। आप कहेंगे सर ये पामर कुटेनियस तो ये भी तो 1/3 सप्लाई करे, ये भी तो 1.5 फिंगर सप्लाई करे, ये सिर्फ हाइपोथिनार स्किन सप्लाई करेगी। तो पामर कुटेनियस ब्रांच विल सप्लाई ओनली द hypothenar skin, but the dorsal cutaneous branch will supply 1/3 of the dorsum as well as 1.5 dorsal side of the fingers। कौन सी? लिटिल भी और ये आपकी रिंग फिंगर का हाफ, ये सप्लाई होगा इससे। अब ये तो सप्लाई किया इसमें, तो आपने देखो फोरआर्म में आपके क्या दिखाया? 2 मस्कुलर ब्रांचेस, आर्टिकुलर आपको एल्बो को दिया और कुटेनियस आपको 2 जो दिखाई यहाँ से। फोरआर्म के लिए नहीं दी, फोरआर्म में उसने पाम और डार्सम को सप्लाई किया। ये तो खेल यहाँ ख़त्म हुआ। लेकिन जैसे हैंड में आ गए, तो हैंड में खुद आ गई है कि इसकी 2 ब्रांचेज आई हैं, 2 ब्रांचेज आई हैं, एक सुपरफिशियल एक डीप। सुपरफिशियल को अलग डिस्कस करो, डीप को अलग करो। आ जाओ पहले सुपरफिशियल पे। सुपरफिशियल अभी मैंने दिखाई, सुपरफिशियल को रेटिनाकुलम से स्टार्ट किया, सीधा निकाल लिया। क्या कोई मस्कुलर ब्रांच देगी? ये क्या देगी या नहीं? Superficial branch of your ulnar nerve, will it give any muscular branch? Yes or no? No. Yes. आपसे yes, इधर कौन सा बाकी मसल रह गया है जिसको मुझे सप्लाई करना है? ये जो हाइपोथिनार के तीनों मसल्स थे, इनको तो डीप ब्रांच करती है सप्लाई, ये तो नहीं करती। बात वो भी दुरुस्त है आपकी। इसका मकसद है कि यहाँ एक मसल है जो मैंने आपको करवाया नहीं है। ये कुछ लोगों में होता है, जस्ट स्किन को कट लगाएंगे ना और ऐसे उठाएंगे तो स्किन के नीचे विद इन सुपरफिशियल फेशा, आपने कभी नहीं देखे होंगे सुपरफिशियल फेशा में मसल्स। विद इन सुपरफिशियल फेशा देयर इज अ मसल। इस मसल का नाम है पामरिस मसल। आपसे पामरिस तो इधर भी किया है हमने, वो पामरिस लॉन्गस है। और ये जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसका नाम है पामरिस ब्रेविस मसल। ये पामरिस ब्रेविस नेचर ने इसलिए दिया है ताकि इसके टोन की वजह से ये थोड़ा सा बल्क रहे यहाँ पर। तो अगर ये है मौजूद आप में, तो इसको सप्लाई करने की जिम्मेदारी डीप की होगी कि सुपरफिशियल की होगी? तो मस्कुलर ब्रांच काउंट करेंगे ज़रूर, और काउंट करेंगे तो किसके लिए? पामरिस ब्रेविस के लिए। अगर है वो तो 30% लोगों में होता है। तो उसके बाद है आर्टिकुलर ब्रांच। क्या कोई आर्टिकुलर ब्रांच देगी? ये क्यों देगी? नहीं देगी, सुपरफिशियल है, जॉइंट तक पहुँचती ही नहीं है। तो क्या कुटेनियस देगी? वो तो देगी। कौन सी कुटेनियस? ये सीधी जब रहेगी तो ये पाम का ये जो बाकी रह गया है हिस्सा 1/3 ये भी, और आगे से 1.5 फिंगर्स भी। सिर्फ 1.5 द फिंगर्स के नेल्स भी, ठीक है ना, नेल्स भी। नेल हमेशा पामर कुटेनियस ब्रांचेस से सप्लाई होते हैं, डार्सल से नहीं होते। नेल बेड्स दे आर सप्लाइड बाय पामर कुटेनियस ब्रांच। इसका मकसद है कि तुम्हारे हैंड का पाम से भी 1/3 और डार्सम से भी 1/3 ये वाला हिस्सा सप्लाई करता है कौन? अल्नर। ये डार्सल कुटेनियस ब्रांच से, और ये पामर कुटेनियस ब्रांच और सुपरफिशियल ब्रांच से। अब देखो मस्कुलर भी काउंट किया, आर्टिकुलर काउंट करें बोलेंगे नो, और कुटेनियस काउंट करें तो ये हो गया। ये तुम्हारी सुपरफिशियल ब्रांच है। अब डीप ब्रांच जो दिखाई, तो डीप ब्रांच को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाया तो कौन से मसल आ गए? देख लिया आपने, थिनार इसे पास किया, नीचे देखा अपोनेंस, उसको पेनिट्रेट किया, हो गया यहाँ से तीनों सप्लाई। उसके बाद टर्न लिया किससे? हुक ऑफ हेमेट से। हुक ऑफ हेमेट से टर्न लेके डीप टू एवरीथिंग, और जब एवरीथिंग आ गए तो ऊपर से तुम्हें आ गया क्या? प्रोफंडस। तो प्रोफंडस के 2 ल्यूम्ब्रिकल्स तुम्हें टच करेंगे, पहले 4th उसके बाद 3rd, दोनों बायपेनेटें सप्लाई हो जाएंगे। अगर न सेकंड जो है आपका, अगर वो बायपेनेट हुआ किसी में, 5% लोगों में सेकंड भी बायपेनेट होता है, 3 बायपेनेट होते हैं, अगर वो भी बायपेनेट हुआ तो उसको भी अल्नर करेगी सप्लाई। लेकिन ये होता है रेयरली 2% लोगों में। 2:2 का रेशो होता है, 2 बायपेनेट 2 यूनिपेनेट।
तो ये हमेशा बाइपिनेट को सप्लाई करेगी, माने चौथे को और तीसरे को। ऐसा करेगी तो वो डीपली यहाँ पे, ये तो ऊपर होंगे, सुपरफिशियल, जो डीपली किस पे लाई करेगी, मेटाकार्पल्स पे, और वहाँ जहाँ जहाँ आएगा पामर इंट्राशस उसको सप्लाई, और जहाँ डीपली हो गया तो उसको डार्सल को सप्लाई, और डार्सल को सप्लाई करते करते आप पहुँच गए कहाँ, आप एडक्टर पॉलिसिस में पहुँच गए। पहले उसका ट्रांसवर्स हेड, उसके बाद ऑब्लिक हेड, दोनों को सप्लाई, इधर जाके ये खत्म हो गया। इसका मकसद है कि हैंड सारा सप्लाई आपका। अब उसकी मस्कुलर ब्रांचेस, अब मस्कुलर ब्रांचेस क्या, वो तो दिखा दी मैंने, आल हाइपोथिनार, एडक्टर ये भी, साथ में ल्यूम्ब्रिकल भी दो, और सारे इंट्राशा, ये जितने भी मसल्स हैं, 3 हाइपोथिनार, 1 एडक्टर पॉलिसिस चौथा, 2 ल्यूम्ब्रिकल 6, और 7 जो हैं वो इंट्राशा है। ये 13 मसल सप्लाई करती है यहाँ पर। नहीं किया तो किसको, नहीं किया तो किसको, 3 थिनार, 2 ल्यूम्ब्रिकल 5 नहीं करेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे काम ही हैंड का है इसका। और ये जब हैंड का काम करेगी तो 2 ल्यूम्ब्रिकल्स भी और इंट्राशा भी। इंट्राशा क्या काम करते हैं, पामर इंट्राशा का काम होता है एडक्शन, एडक्ट करना ऐसे, और डार्सल का काम होता है एबडक्शन ऐसे। तो आप पेशेंट को जब टेस्ट करते हैं ना, अल्नर नर्व में अगर कोई गड़बड़ है, आप पेशेंट को टेस्ट कर रहे हो, तो पेशेंट को कैसे टेस्ट करेंगे, ये 2 फिंगर्स हैं आपकी, इसके बीच में कॉर्ड डालेंगे, यानी कोई गत्ता या ऐसा करके कोई पेपर ऐसे डाल देंगे, और पेशेंट को बोलेंगे इसको पकड़ो, और ये आप निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये ऐसे ऐसे निकले, इसका मकसद है कि पेशेंट की एडक्शन सही नहीं है, तो यहाँ से भी पकड़वाएंगे। इसको हम कार्ड टेस्ट कहते हैं, कार्ड टेस्ट लाइक दिस। तो वो कार्ड टेस्ट उसका फेल हो जाएगा, इसका मकसद है कि उसको पावर है नहीं, पावर नहीं है तो इसका मकसद है कौन से इंट्राशा काम नहीं कर रहे हैं, पामर काम नहीं कर रहे हैं। और पेशेंट को बोलेंगे कि ऐसे करे, खोले, आप थोड़ा सा इसको ऐसे बांधेंगे और पेशेंट को कहेंगे खोले ऐसे, फिनिंग ऑफ फिंगर करे ऐसे, वो पेशेंट नहीं कर पाएगा। तो आपको लग जाएगा कि उसके डार्सल इंट्राशा भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर इंट्राशा काम नहीं कर रहे हैं तो ये देखो मेटाकार्पल्स के बीच में जो गैप्स होती हैं, आप पेशेंट को करेंगे ऐसे दिखाएं ऐसे, तो आप देखेंगे इसके बीच में क्या होगी, ग्रूव्स होंगी। क्योंकि मसल अगर नर्व अगर काम नहीं कर रहा है तो मसल में टोन होगा कि मसल का टोन खत्म हो जाएगा। अगर मसल का टोन खत्म हो जाएगा तो ये जो गैप्स हैं ये भरी हुई होंगी कि खाली खाली होंगी। तो आप पेशेंट को जब भी देखेंगे ना, आप देखेंगे ओल्ड एज में आप देखेंगे पेशेंट में बहुत होती है, ये कॉमन होता है बड़ा। तो जब भी आप देखेंगे ना तो पेशेंट के अंदर इसे ग्रूव्स होती हैं नालियों की तरह, क्योंकि उन्हें टोन ही नहीं होता। पेशेंट के कार्ड से ये भी नहीं हो पाएगा। 2 ल्यूम्ब्रिकल भी गए पेशेंट के, हाइपोथिनार भी गए, तो ये हाइपोथिनार में ये बल्क होगा कि ये भी प्रेस हो जाएगा, क्या इसमें प्रोमिनेंस भी नहीं रहेगी। तीसरी चीज़ इसमें ये होगी कि ल्यूम्ब्रिकल भी काम नहीं करेंगे, चारों के 2 बाइपिनेट, कौन से वाले, 4th और 3rd। अब ल्यूम्ब्रिकल का क्या काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूम्ब्रिकल काम क्या करते हैं, ये जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, ये कौन से, आखिरी वाले 2, 4th और 5th वाले, 4th और 3rd नहीं, 5th और 4th, क्योंकि ल्यूम्ब्रिकल इन 4 के लिए होते हैं। होता आपका पहला ल्यूम्ब्रिकल है, काम आपके 2nd फिंगर पे करता है, होता आपका दूसरा है, काम इस पे करता है। ये आपका ल्यूम्ब्रिकल नंबर 3 और 4 किसके लिए होते हैं, 3rd और 4th फिंगर के लिए कि 4th और 5th के लिए, 4th और 5th के लिए, क्योंकि ल्यूम्ब्रिकल फिंगर्स के लिए होते हैं, थंब के लिए नहीं होता ल्यूम्ब्रिकल, क्योंकि वो डिजिटोरम प्रोफंडस से निकलते हैं, पॉलिसिस से नहीं निकलते। तो ये यहाँ होता है। और इनका काम क्या होता है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को करते हैं फ्लैक्स और इंटरफेलेंजियल को करते हैं एक्सटेंड। क्या करते हैं, एक्सटेंड। तो ये ऐसे करते हैं। ये काम होता है ल्यूम्ब्रिकल्स का, जो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। जब नहीं करेंगे तो ये जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है जिसको फ्लेक्स किया जा रहा था, ये फ्लेक्स होगा कि ये एक्सटेंड हो जाएगा, हो क्या रहा था, फ्लेक्स। किसकी वजह से, ल्यूम्ब्रिकल्स की वजह से। तो ये होगा कि ये एक्सटेंड हो जाएगा, तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट विल बी एक्सटेंडेड। और ल्यूम्ब्रिकल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स को क्या कर रहे थे, एक्सटेंड। वो एक्सटेंड होंगे कि वो फ्लेक्स हो जाएंगे, अब वो फ्लेक्स हो जाएंगे। तो आपका पेशेंट जो होगा वो इस हालत में आएगा। इसको कहते हैं किला। क्या बोलते हैं, किला। इसको बोलते हैं किला। और ऐसे हैंड को कहते हैं किला हैंड। तो किला हैंड किसकी डिफॉर्मिटी है, अल्नर नर्व की। लेकिन तो शोल्डर और हेड के बीच में गैप आ जाएगा। और अगर गैप आ गया तो ये देखें 5 रूट्स,
तो कौन सी रूट्स जो हैं वो स्पाइनल कार्ड से खींचेंगी, नीचे वाली कि ऊपर वाली? ऊपर वाली, C5 C6। और असर किस पे ज़्यादा पड़ेगा, लोअर ट्रंक पे कि अपर ट्रंक पे? तो अपर ट्रंक पे अगर पड़ा तो कौन सा कार्ड जाएगा ज़्यादा? लेटरल कार्ड जाएगा। समझ गए? इसका मकसद है कि अल्नर नर्व गई कि वो बच गई? वो बच गई। अब अल्नर नर्व जाएगी कब? देखें, अगर किसी पेशेंट के अंदर ये हो जाए, ये नर्व्स हैं आपकी, बाजू अचानक ऊपर चला जाए ऐसे, तो असर ऊपर की रूट पे पड़ेगा कि नीचे के रूट पे पड़ेगा? आप से ये वायलेंटली ऊपर क्यों जाएगा मेरा आर्म? इसका एक कंडीशन ये है, आप देखें गाड़ी में जा रहे हैं, बस में, बच्चों में आदत होती है ना, वो बस में कभी कभी गेट पे खड़े हो जाते हैं, और गेट पे अगर खड़े हो जाते हैं इस तरीके से, मैं गेट पे खड़ा हूँ या लाइक ऐसे खड़ा हूँ ऐसे गेट पे, और जब बस ऐसे गुजर रही है, कोई पोल आ गया, कोई पिलर या कोई पोल, उसमें मैंने हाथ पकड़ लिया, करते हैं ना कभी शरारत से, ऐसे हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे कि बस चल रही है, तो जब बस चल रही है आपका आर्म ऐसे हो जाएगा, आपका आर्म ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये ऊपर इस तरीके से, यहाँ पर नंबर 1 ऐसे भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन जैसे हो सकता है, अगर कोई ऊपर से गिर रहा है, खुदा न खास्ता, ये खिड़की है, तीसरी मंजिल से उधर से कोई गिर गया, अब जो ये गिर रहा है ऐसे, तो ये तीसरी मंजिल, ये दूसरी मंजिल, अचानक पता चला कि यहाँ से एक दरख्त शुरू हो गया, छोड़ देगा कि उसको पकड़ेगा? पकड़ेगा। जैसे उसको पकड़ा, क्या वो रुक जाएगा कि वो खुद नीचे आएगा? वो जब खुद नीचे आएगा झटके से, तो आर्म में वायलेंटली पुल आएगा ऊपर कि नहीं? पुल आएगा, तो किस रूट्स पे असर पड़ेगा? लास्ट वाले रूट्स ऐसे निकल आएंगे। समझ गए? ये काम इस वजह से, अगर ये हुआ तो कौन सी रूट्स जाएंगी? स्पाइनल कार्ड से खींचेगा कौन सी रूट्स? नीचे। ये खींचेगा तो कौन सा ट्रंक? जाहिर लोअर ट्रंक खींचेगा तो किस नर्व पे सबसे ज़्यादा असर होगा? अल्नर नर्व पे। और अल्नर नर्व पे असर हुआ तो कहाँ से? सारी अल्नर नर्व पूरी जाएगी, क्योंकि ये ऊपर से ही गई है। यहाँ से सप्लाई कट ऑफ हो गई तो ये पूरी नर्व गई। क्या सिर्फ ये जाएगी कि मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, फोर आर्म भी जाएंगी? उसको तो रहने दे, ठीक है, सेंसेशन जाएगी। असल काम हो जाएगा, आपकी नर्व चली जाएगी। नर्व जाएगी तो प्रोफंडस के हाफ भी चला जाएगा, अल्नर्स भी जाएगा, चलो उसको भी ठीक है। असल है कि हैंड पूरा जाएगा। इसका मकसद ये है कि आप क्ला हो जाएगा उस पेशेंट का, इसके सारे इंट्राशा जाएंगे, 2 ल्यूम्ब्रिकल्स जाएंगे, थीनार हाइपोथीनार ये जाएगा, ये पूरे जाएंगे। सेंसेशन आपकी चली जाएगी, ना यहाँ होगी ना पीछे होगी, पूरी अल्नर नर्व की सप्लाई जाएगी। इसको हम कहते हैं लोअर ट्रंक पैल्सी। ये नर्व गई है कि ट्रंक गया है? एक्चुअली रूट्स गई हैं और रूट्स की वजह से ट्रंक गया है। ऐसी पैल्सी को कहते हैं लोअर ट्रंक पैल्सी। क्या कहते हैं? ऐसी लोअर ट्रंक पैल्सी बाय बर्थ भी हो सकती है। कैसे? बच्चे उम्मन जब डिलीवरी होती है ना, नॉर्मल डिलीवरी, वो हेड से होती है, हेड पहले आता है, इसको नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, NVD, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। सेफेलिक प्रेजेंटेशन, बच्चे का हेड पहले आता है, उसके बाद शोल्डर आते हैं और बड़े आराम से बच्चा आ जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन बच्चों की होती है ऐसे, यानी बैठे हुए, बटक्स पहले, लेग्स पहले निकल आती हैं, बच्चे की लेग्स पहले आ गई, इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। ब्रीच, उसकी लेग्स पहले आ जाती हैं, पहले उसको आ जाता है, बाद में ट्रंक आ जाता है और बच्चा ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे कर, ऐसे निकलेगा तो क्या होगा? आर्म्स इसकी ऐसे ओवर स्ट्रेच होंगी, ऐसे ओवर स्ट्रेच होंगी, खींचेंगे खींचेंगे तो खींचने से उसके लोअर, तो बाय बर्थ भी ऐसी पैल्सी हो सकती है। कौन सा ट्रंक जाएगा? लोअर ट्रंक। ऐसी पैल्सी को कहते हैं लोअर ट्रंक पैल्सी। लोअर ट्रंक पैल्सी भी बोलते हैं, और इसका नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे भी रखा हुआ है, के साइलेंट है, इसको हम कहते हैं लम्कीज पैरालिसिस। क्या कहते हैं? लम्कीज पैरालिसिस। जबकि अपर ट्रंक पैल्सी को हम कहते हैं यहाँ पर अप्स पैल्सी, इसको कहते हैं लम्कीज, इसको हम कहते हैं लम्कीज पैरालिसिस। लम्कीज पैरालिसिस जो टारगेट है ना, वो आपके अल्नर नर्व है, मोस्टली अल्नर नर्व टारगेट होगी। क्लाइंट के साथ पेशेंट आएगा, और ये बच्चा भी हो सकता है बाय बर्थ। अगर उसकी ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो जाए और नर्व सिर्फ ट्रैक्शन की वजह से थोड़ी सी दूर हुई हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाता है, ये रिकवरी इसकी हो जाती है। लेकिन अगर बहुत वायलेंटली अगर निकल आई हैं नर्व, जो नर्व डिटैच ही हो गई हैं, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली, इसको हम लम्कीज या लोअर ट्रंक पैल्सी कहते हैं। अल्नर नर्व बड़ी इंपॉर्टेंट है, और क्ला क्यों होता है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लम्कीज पैरालिसिस क्या है, ये बर्थ में क्यों हो जाता है, और किस किस जगह पर कौन कौन सी मसल्स
ये सारी चीज़ें आपको तब आएंगी जब इसकी पूरी आप एनाटॉमी करेंगे। और जैसे आपकी एनाटॉमी हो जाएगी, एनाटॉमी के पीछे अब मैंने बुक्स अरेंज की हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से मिलेगी। अब यहाँ पर ये पूरा जितना भी करेंगे ना, तो पहले उसकी अच्छे तरीके से एनाटॉमी कर लें। एनाटॉमी अच्छे तरीके से करके उसका क्लिनिकल फ़ौरन पढ़ लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल बुक में कैसे लिखी। उसके बाद अपने आप को टेस्ट करो पीछे, फिर उसी नर्व से मुख्तलिफ केसेस मैंने डिस्कस किए हैं, यानी क्वेश्चंस डिस्कस किए, वो पढ़ें आप। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादातर वही, और उसके पीछे फिर जब आप अच्छे तरीके से कर चुके तो पीछे फिर केसेस लिखे हुए, केसेस पढ़ें आप कि पेशेंट कैसे आता है, किस तरीके से आप देखेंगे कि पेशेंट में डिलीवरी कैसे हुई है, किस तरीके से हुआ है, वायलेंटली इंजर कैसे हुआ है पेशेंट, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मसला है और पेशेंट किस प्रेजेंटेशन से आया है। और फिर नीचे हमने क्वेश्चंस डाले हुए हैं कि ये केस पढ़ो और इस केस पे ये क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस के आंसर दें। आंसर भी मैंने लिखे, लेकिन आंसर आप बाद में पढ़ें, पहले खुद देने की कोशिश करें। इसको अच्छे तरीके से आप करें। नर्व्स, अब सिर्फ एक मीडियन नर्व रहती है आपकी इस नर्व्स के अंदर। उसके बाद हर क्लास के अंदर एक में आर्टरीज होंगी, एक में वेंस होंगी, एक में लिम्फेटिक्स होंगे, और 2 क्लासेस और करके हम उसमें जॉइंट्स कर देंगे तो आपका अपर लिम्ब हो जाएगा कंप्लीट। अपर लिम्ब कंप्लीट हो जाएगा, हम लोकोमोशन में लोअर लिम्ब में स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको 1 वीक दे दूंगा, बुक आपको मिल जाएगी, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, डिफ़िकल्टी सॉल्व कराएं। यहाँ फिर मैं 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट ले लूँगा। अंडरस्टैंड? मैं देखूँ कि जितना आपने पढ़ा है उसको किस तरीके से आप यहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, इट विल बी क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जैसे ही आपके क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के पेपर में आते हैं उसी तरीके से। एक दफ़ा आपने अगर बुक पढ़ ली मेरी, उसको अच्छे तरीके से समझ लिया, क्वेश्चन सारे लगभग वैसे ही होंगे। पैटर्न चेंज करके दे देंगे, केस चेंज कर देंगे, कभी बच्चा बताएंगे, कभी बड़ा बताएंगे, कभी कुछ होगा, चीज़ वही होगी, वही अल्नर हो। असल चीज़ है कि अंडरस्टैंड करो, उसके बाद वो चाहे कुछ भी दे दे, कोई मसला नहीं है। अल्नर सेम होगी, यही उसका कोर्स है, यही उसकी इंजरीज हैं, यही उसकी प्रेजेंटेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से निकल सकती हैं यहाँ पर। तो ये टेस्ट से मुझे आइडिया हो जाएगा और कैसे ग्रेडिंग होती है आपकी, और जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम होगी उसको हम वहीं एड्रेस कर देंगे कि बाबा मसला क्या है, बैठो और अपना मसला सॉल्व करो। छुपा के न रखें आप। बहुत सारे लोग होंगे कम मार्क्स लेंगे, यहाँ कम मार्क्स लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम डायग्नोस हो जाएगा कि इसको ये मसला है। बहुत अर्ली एग्जाम में जाने से पहले पता चल जाएगा कि इसको ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चन समझने का मसला होता है, क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो MCQ सॉल्व नहीं कर पाते, वैसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं। तो जहाँ कोई मसला होगा उसको डायग्नोस करके उसको वहीं सॉल्व कर देंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से आपको करना है। तो अगले टेस्ट में आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो देखेंगे कि परफॉर्म कर भी रहे हैं कि नहीं, तो आस्ता आस्ता ये फ़िल्टर होता जाएगा, वो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। तो ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करेंगे।